देखिए, आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए आपके 12th बायोलॉजी का चौथा पार्ट। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट में वीडियो बना चुके हैं, और अगर कोई पहली बार आज हमें देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देखिए। अभी हम आपको अध्ययन करा रहे हैं आपके 12th बायोलॉजी का अध्याय 16, जिसका नाम है पर्यावरणीय मुद्दे। पर्यावरणीय मुद्दे यानी इन्वायरमेंटल इशूज। हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 वीडियो में पर्यावरण के बारे में जाने, पर्यावरण को कैसे प्रदूषित किया जाता है उसके बारे में जाने, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जो कारक होते हैं उसके बारे में जाने, और हम लोग जाने कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसी प्रकार में से अभी एक हम लोग पढ़ रहे हैं वायु प्रदूषण। क्या पढ़ रहे हैं? वायु प्रदूषण। तो टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा। इससे पहले जितने भी टॉपिक का मैंने नाम लिया है, अगर उसके बारे में जानकारी लेना है तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो देखिए, समझे ना। और आज हम लोग जानेंगे कि प्रमुख वायु प्रदूषक या वायु प्रदूषक का सजीव जगत पर प्रभाव, यानी हम लोगों के हवा में वो कौन कौन से एलिमेंट जाकर के मिल जाते हैं, कौन कौन से तत्व जाकर के मिल जाते हैं जिसके वजह से हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। तो यानी जब हमारे वायु में कोई भी अवांछनीय पदार्थ जिसका कि वायुमंडल में ज़रूरत नहीं हो, अगर वो जाकर के उसमें मिल जाता है तो उसको ही हम लोग बोलते हैं प्रदूषक। क्या बोलते हैं? प्रदूषक। और अगर वायुमंडल में प्रदूषक मिलेगा तो इसका निश्चित रूप से सजीव जगत पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो अब आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रदूषक हैं जो कि स्वच्छ हवा में मिलकर उसे प्रदूषित कर देता है, और इससे मानव जीवन पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हम लोग इसके बारे में एक एक करके आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला वायु प्रदूषक है इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले पार्ट 3 वाले वीडियो में भी हमने इसको बताया था। आज भी हम लोग इसको फिर से रिवीजन करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए कि यहाँ पर हमने पहला जो हेडिंग बनाया है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या लिखे हैं जी? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? एक प्रकार का अवांछनीय पदार्थ है जो कि हमारे वायुमंडल में अगर मिल जाए तो यह हमारे वायुमंडल को क्या कर देता है जी? प्रदूषित कर देता है। क्या कर देता है? प्रदूषित कर देता है। और इससे हमारे वायुमंडल में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त वायुमंडल को अगर हम लोग सांस के रूप में ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों में विभिन्न प्रकार की श्वसन संबंधित या शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार का गैस है। तो याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन का मतलब होता है कि इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई कलर नहीं होता। दूसरा गंधहीन, इसमें कोई स्मेल भी नहीं होता। माने कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन है और गंधहीन है, रंगहीन है और गंधहीन है। लेकिन ये विषैला गैस है। विषैला कहने का मतलब हो गया कि अगर ये सांस के रूप में हमारे शरीर के भीतर चला जाए तो निश्चित रूप से इससे हम लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ये क्या है? एक प्रकार का विषैला गैस। एक प्रकार का क्या है जी? विषैला गैस। अब इसमें सवाल आता है कि सर आखिर ये गैस निकलता कहाँ से? तो ये गैस निकलता कहाँ से? ईंधन को जलाने से। कौन कौन से ईंधन को जलाने से? जैसे आप कोयला जला रहे हैं तो इससे भी क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। अगर आप लकड़ी जला रहे हैं तो इससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अगर आप प्राकृतिक गैस जैसे कि एलपीजी हो गया, इसको भी अगर घर में जलाते हैं तो इससे भी क्या निकलता है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। या फिर आप पेट्रोल का दहन करते हैं, जैसे कि 2 पहिया वाहन चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं जो कि डीजल और पेट्रोल पर चलता है, तो इसके भी चलने से जो धुआं निकलता है उस धुआं में क्या रहता है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर उत्सर्जन की बात करें तो वो किससे होता है? तो वो होता है वाहन से ही। मतलब हम लोग जो 4 व्हीलर वगैरह चलाते हैं उसे अभी हमारे वायुमंडल में
सबसे अधिक जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो कहाँ से निकलता है? तो वो निकलता है गाड़ी चलाने से। कहाँ से निकलता है जी? गाड़ी चलाने से। हम लोग जो वाहन चलाते हैं उसी से निकलता है क्या जी? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में समझ गया। क्या क्या समझे? इसका कोई कलर नहीं होता है और ना ही इसका कोई स्मेल होता है, लेकिन ये विषैला है। और निकलता कहाँ कहाँ से? कोयला जलाने से, लकड़ी जलाने से, प्राकृतिक गैस जलाने से, या पेट्रोल डीजल को जलाने से। इससे निकलता क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ये हमारे सांस के द्वारा बॉडी में जाता है तो यहाँ से समस्याएं उत्पन्न होती है। क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, आप तो स्लाइड ले ही लिए होंगे, चूँकि पार्ट 1 वीडियो उसमें हमने आपको बताया था। अगर जो व्यक्ति नहीं लिए फिर से इसको आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग बताते हैं कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो इससे हम लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए क्या क्या इसमें नुकसान होता है, हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए इधर, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये क्या करता है कि हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जाकर के मिल जाता है। जैसे मान लो कि आपने सांस के द्वारा क्या किया? कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये क्या करता है? हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जाकर के ये मिल जाता है, और मिलने के साथ क्या करता है कि ऑक्सीजन के मुकाबले ये 210 गुना तीव्र कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर देता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को बढ़ाना, ब्लड को बनाना। अब ये क्या करता है कि उससे 210 गुना ज़्यादा क्या बना लेता है जी? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। इससे क्या होता है? हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके वजह से हमारे शरीर में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जो ही हीमोग्लोबिन कमेगा तो हमारे शरीर में क्या होगा जी? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कमेगी तो इसका सीधा असर क्या पड़ेगा? हम लोगों के बॉडी पर पड़ेगा। और ऑक्सीजन अगर काफ़ी कम जाए तो मनुष्य में एक बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, या मनुष्य में एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी जिसका नाम है एनोक्सिया। क्या नाम है? एनोक्सिया। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? एनोक्सिया। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति काफ़ी कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में एक समस्याएं उत्पन्न होगी, उसका नाम क्या है? एनोक्सिया। और एनोक्सिया के वजह से मानव की क्या हो जाएगी? मृत्यु भी हो जाएगी। मानव की क्या हो जाएगी? मृत्यु भी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है यह एक खतरनाक क्या है? जानलेवा गैस है। क्या जी? अब अगर ये आपके सांस के अंदर चला गया तो ये क्या करेगा? हीमोग्लोबिन को कम करेगा और किसको बढ़ाएगा? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बढ़ा देगा। और हीमोग्लोबिन अगर हमारे बॉडी में कम आ तो एक समस्या उत्पन्न होगी जिसका नाम क्या है? एनोक्सिया। और एनोक्सिया की वजह से मनुष्य की क्या हो जाएगी जी? मृत्यु भी हो जाती है। क्या जी? इसका मतलब ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कुल मिलाकर एक काफ़ी खतरनाक गैस है। समझे? इससे हम लोगों को बच के रखना चाहिए। चलिए, ये हमारा पहला प्रदूषक हो गया। इसको भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और आराम से इसको आप उतार सकते हैं कॉपी में। अब हम लोगों का जो दूसरा प्रदूषक आता है इसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। क्या नाम है जी? हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा जो प्रदूषक है इसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है जी? हाइड्रोकार्बन। देखिए, इसका क्या है? फुफ्फुस पर कैंसर जनी प्रभाव पड़ता है। फुफ्फुस का मतलब होता है कि देखिए, एक जगह और नीचे में इसका हमने दूसरा मतलब ही लिखा है कि ये क्या करता है कि मानव में कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? मानव में कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। यानी लंग्स कैंसर। क्या बोलते हैं इसको? लंग्स कैंसर। मतलब ये फेफड़ा में जो है ना जाकर के कैंसर जैसे भयंकर बीमारी को उत्पन्न कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? एक अवांछनीय पदार्थ है जो कि जहरीला गैस है, जो अगर हमारे स्वच्छ वायुमंडल में मिल जाए तो अगर ये हमारे सांस के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर चला जाए तो ये क्या करेगा? लंग्स कैंसर जैसे भयंकर रोग को मानव में उत्पन्न कर सकता है। ये प्रकाश के यूवी घटक के अंतर्गत
नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं NO2 से संयुक्त होकर अन्य प्रदूषक बना लेते हैं, समझे ना। यानी ये हमारे वायुमंडल में जब मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर एक प्रदूषक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? प्रदूषक बना लेते हैं, जिसके वजह से जो पहले से स्वच्छ गैस भी है उसको भी ये क्या करता है, अभिक्रिया करके उसको भी प्रदूषित बना देता है, समझे ना। उसको भी ये क्या कर देता है, प्रदूषित बना देता है, जिसके वजह से वायुमंडल में क्या हो जाता है, प्रदूषण की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। चलिए आप इसको भी आराम से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। देखिए यही जो हाइड्रोकार्बन्स है, इसी का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिया कि हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से गैस आ सकते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन्स में आ सकते हैं पेन, ओ, ये दोनों जो प्रदूषक हैं, इससे क्या क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले इसमें आँख हो गया, नाक हो गया, कंठ हो गया, समझे, श्वसन संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जैसे अगर हमारे सांस के माध्यम से ये हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो इससे क्या क्या समस्या होगा। सबसे पहले आँख में जलन होना शुरू हो जाएगा, नाक में भी जलन होगा, कंठ जो है वो जलना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको सांस लेने में भी समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, समझे। तो इतना खतरनाक गैस होता है। फिर मैंने बताया कि इससे लंग्स कैंसर, अभी बताए थे यहाँ पर क्या लिखल है, फुफ्फुस, हम बोले इसका इंग्लिश भी अगले स्लाइड में हमने लिख दिया था। इससे क्या हो सकता है, लंग्स कैंसर जैसे भयंकर रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। क्या जी, हाइड्रोकार्बन से क्या हो सकता है, हम लोग के बॉडी में लंग्स कैंसर जैसे भयंकर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये इतना खतरनाक है कि इससे कैंसर जैसे प्रभावशाली बीमारियां जो है उत्पन्न हो सकता है। उच्च स्तर पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मीथेन पर ये सामक, मीथेन पर क्या हो सकता है, ये सामक हो सकता है। और सुनिए, कभी कभी अगर ध्यान दीजिए कि इस हाइड्रोकार्बन्स की मात्रा अगर बढ़ गया वायु में तो ये कभी कभी क्या हो जाता है, नारकोटिक भी हो जाता है। नारकोटिक मतलब क्या, कि लोगों को बेहोश भी कर सकता है। क्या कर सकता है, लोगों को बेहोश। जैसे ज़्यादा आपके हवा में हाइड्रोकार्बन्स आ गया और उसका लगातार आप सेवन कर रहे हैं तो कभी कभी ये नशा जैसा भी काम करना शुरू कर देता है। लगेगा कि आपको जो है ना कि धीरे धीरे बेहोश कर देगा, धीरे धीरे क्या कर सकता है, बेहोश कर सकता है। तो ये कभी कभी मीथेन के पर क्या हो जाता है, सामक हो सकता है, ये नारकोटिक प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है। तो इतना खतरनाक, समझे। अब इसका मतलब ये नहीं कि चलो एक आध बार मजा लेते हैं, ये काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि आपको पता है कि इससे कैंसर जैसे रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, समझा ना। तो चलिए इस स्लाइड को भी आप आराम से स्क्रीनशॉट्स करके रख लीजिए और आगे उतार सकते हैं। तीसरा जो हमारा वायु प्रदूषक है इसका नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या नाम है जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या नाम है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या, कि जब ये हवा के माध्यम से अगर हमारे बॉडी में आता है, हमारे शरीर में आता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह रुधिर में गैसीय आदान प्रदान को कम कर देता है। जैसे मान लो कि अगर सांस के रूप में आपके शरीर में आ गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या आ गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो आपके शरीर में जो ब्लड में गैस का जो आदान प्रदान हो रहा है, आपको पता है ना कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की आदान प्रदान होते रहता है। तो ये क्या करता है कि हमारे ब्लड में जो गैस का आदान प्रदान हो रहा होता है उसको ये क्या करता है, कम कर देता है। उसको क्या कर देता है, कम कर, यानी हमारे ब्लड में से ऑक्सीजन आपूर्ति को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। और फेफड़े की क्रिया को भी प्रभावित कर देती है। जैसे हमारे फेफड़ा का जो क्रिया होता है, लगातार सांस लेना और सांस छोड़ना, तो इस क्रिया को भी ये क्या करता है, प्रभावित कर देता है। इस क्रिया को ये क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड के सूंघने से आँखों में जलन, आँखों में क्या होता है जी, जलन होने शुरू हो जाता है। ब्लड में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में कमी, हम आपको पहले बोले, ये क्या कर देता है, गैस के आदान प्रदान को कम कर देता है। और जब गैस का आदान प्रदान कमेगा तो आपको पता ही है कि इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो हो हमारे ब्लड में है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके साथ साथ यह एक उत्परिवर्तक भी है। जैसे मान लो कि अगर ज़्यादा हम लोग इसमें
आए तो ये म्यूटेशन का भी काम कर सकता है, ये उत्परिवर्तक का भी काम कर सकता है। तो फिर से एक बार समझिएगा, यहाँ पर हमने हेडिंग बनाया है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या हेडिंग बनाया है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? एक प्रदूषक है। एक क्या है? प्रदूषक है। और ये भी बहुत सारे जो फैक्ट्री के जो धुआं निकलता है उससे निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या निकलता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर ये हमारे स्वच्छ हवा में मिल गया, अगर ये हमारे स्वच्छ हवा में मिल गया तो ये स्वच्छ हवा के माध्यम से हम लोग के शरीर के अंदर आएगा जब हम लोग सांस लेंगे। और जब ये हमारे शरीर के अंदर आएगा तो ये ब्लड, हमारे ब्लड में जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है तो सबसे पहले ये क्या करता है? उस गैस के आदान प्रदान को कम कर देगा। उस गैस के आदान प्रदान को क्या कर देगा जी? कम कर देगा। इसके बाद क्या करेगा? अगर आप नाइट्रोजन ऑक्साइड को सूंघते हैं, क्या करते हैं? सूंघते हैं, मतलब सांस के द्वारा बॉडी के अंदर लेते हैं, तो ये क्या करता है? आपके आँखों में जलन महसूस करवाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देगा। ब्लड में क्या करेगा? जो ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? प्रदूषक है। चलिए आप इसको भी आराम से स्क्रीनशॉट्स कर सकते हैं। अगला है धातु। अब आप सोच रहे होंगे कि सर धातु भी प्रदूषक है। आपको बता दें हम कि जैसे कि हम लोग अभी जो पेट्रोल यूज करते हैं तो बहुत सारे पेट्रोल के धुएं से धातु भी निकलता है, समझे? और वो धातु सीधे सीधी जाकर के वायुमंडल में मिल जाता है। और उससे क्या होता है कि वही वायुमंडल जब हम लोग सांस के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे आप लोग एक चीज़ अनुभव किए होंगे कि पेट्रोल पंप जाइएगा तो आपको दो प्रकार का पेट्रोल देता है। एक का आता है एक्स्ट्रा माइलेज वाला और एक होता है सिंपल। देखे हैं ना, जो एक्स्ट्रा माइलेज वाला होता है ना उसमें वो क्या होता है कि गाड़ी का तो स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन उससे जो धुआं निकलता है ना वो और भी अधिक खतरनाक होता है, समझे? उसमें शीशा का भी कण मिला रहता है और ये सीधे हमारे वायुमंडल में चला जाता है। और जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो वो शीशा भी जाएगा बॉडी के अंदर। आप समझ सकइए कि शीशा का सूक्ष्म कण अगर हमारे फेफड़ा में जाएगा तो हम लोग को कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो बहुत सारे ऐसे संयंत्र हैं जहां पर पेट्रोलियम पदार्थों को जब जलाया जाता है ना उससे धातु का उत्सर्जन होता है। और ये धातु का उत्सर्जन होना भी क्या है? प्रदूषक है। और ये अगर हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, हमारे सांस के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर जाएगा तो इससे नुकसान होगा। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए मरकरी से तंत्रिका तंत्र, ये जो धातु है इसमें क्या क्या है? मरकरी है। क्या है? मरकरी है। अगर मान लो मरकरी हमारे नाक के द्वारा शरीर में चल जाएगा तो क्या क्या होगा? तो इससे हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। तंत्रिका तंत्र मैंने क्या? पूरे शरीर को जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, आप में ऊर्जा ला रहा है, आपको किसी काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, आपको बुद्धि दे रहा है, आपको सभी अंगों के प्रति चेतना दे रहा है, इसका ये किसका काम है जी? तंत्रिका तंत्र का। और अगर आपने इस प्रकार के प्रदूषित हवा को सांस के रूप में अंदर लिया तो ये सबसे पहले हमारा क्या करेगा? हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। तंत्रिकीय तंत्र नहीं, इससे यकृत, आँख क्षतिग्रस्त हो सकता है, इससे हमारा यकृत भी डैमेज होगा और इससे हमारा आँख भी क्या हो सकता है? क्षतिग्रस्त हो सकता है। मरकरी के अन्य लक्षण क्या क्या हैं? जैसे मान लो कि अगर आप NH पर लंबा देर तक सफ़र किए, कई किलोमीटर या 100 किलोमीटर 150-200 किलोमीटर किए, तो आप एक अनुभव करते हो, अगर आप अपना शीशा खोल करके 100-150 किलोमीटर का यात्रा कर लीजिए तो आप जब घर आइएगा ना तो आपको बहुत सारे लक्षण दिखेंगे। क्या क्या लक्षण दिखेंगे? सबसे पहले आपने जो NH पर गाड़ी चल रहा था तो उसका क्या क्या धुआं को आपने अपने नाक के माध्यम से अंदर लिया, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर धातु भी गया है। कौन सा धातु? खतरनाक धातु। आपके नाक के माध्यम से मरकरी जो है आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया तो आपको सिर दर्द जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। जब भी आप 100-150 किलोमीटर का यात्रा करके आते हैं तो आपको लगेगा क्या कि हमारा सिर भारी हो गया। तो क्यों भारी हो गया? थकान से नहीं, थकान से ज़्यादा आपने सांस के रूप में जो धातु को अपने अंदर ग्रहण किया है, जो मरकरी आपके बॉडी के अंदर आया, इसके वजह से क्या हो रहा है? आपको सिर दर्द लगेगा, अशांति महसूस लगेगा। पहली बार जब आप कहीं जाएंगे तो लगेगा करे कुछ देर थोड़ा सूना सूना लग रहा है, आपको अशांति महसूस होगा, चिंता जैसी स्थिति लगेगी, लगेगा कि एकदम मन बेचैन लग रहा है। क्या जी? आपको आलस टाइप का लगेगा कि पूरा थक गए, अब आगे इसके बाद यात्रा
करनी ही नहीं है। भूख भी कम लगेगा, और ये सभी लक्षण जो है आपको अगर जब भी दिखे तो समझ सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर क्या चला गया, मरकरी चला गया। तो ये कैसे निकलता है, तो ये वाहन से निकलता है, और वाहन के धुआं के साथ निकलकर ये हवा में जाता है, और उस हवा से हम लोग क्या करते हैं, सांस के रूप में अपने बॉडी के अंदर इसको ग्रहण कर लेते हैं। इतने नहीं, इससे और भी नुकसान है। क्या क्या नुकसान है? शीशा क्या करता है कि हीमोग्लोबिन का निर्माण भी कम कर देता है। यानी हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन्स बन रहा है, क्या रे, जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ा रहा है, तो ये शीशा क्या करता है, ये जो आपका मरकरी है क्या करता है, ये हमारे शरीर का जो हीमोग्लोबिन है उसको कम कर देता है। और आप ज़रा सोचिए कि जब हीमोग्लोबिन कमेगा हमारे बॉडी में तो ऑक्सीजन की आपूर्ति कमेगी, और ऑक्सीजन की आपूर्ति कमेगी तो ब्लड भी बनना कम हो जाएगा, और हमारे शरीर में ब्लड भी कम हो जाएगा। तो ये क्या किया, हीमोग्लोबिन के निर्माण को कम कर दिया, जिसके वजह से हमारे बॉडी में एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। और एनीमिया रोग होने का मतलब क्या हो गया, हमारे शरीर में ब्लड का कम हो जाना। हमारे शरीर में क्या हो जाएगा जी, ब्लड का कम हो जाएगा। ये शीशा यौगिक आरबीसी को क्षति पहुंचाते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के यकृत एवं वृक्क का संक्रमण हो जाता है। यहाँ तक कि सोचिए, अगर आप लगातार इस प्रकार के धुआं में इस प्रकार के धातु का संक्रमण हो रहा है, तो ये तो आपके तंत्रिका तंत्र को तो फैल करवे किया, आप में सिर दर्द लाया, आप में थकान लाया, आपके शरीर में ब्लड भी कम किया, साथ ही साथ आपके लीवर और किडनी को भी फेल कर देगा। क्या कर देगा? लीवर और किडनी को भी फेल कर देगा। तो ये जो स्लाइड है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग जाने अनजाने में प्रत्येक दिन बहुत सारे शीशा को या बहुत सारे मरकरी को हम लोग अपने शरीर के अंदर सांस के रूप में ले लेते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि जब भी आप यात्रा करके आते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जाने अनजाने में बहुत सारे मरकरी जो है ना आपके बॉडी के अंदर चला आता है, और ये मरकरी क्या करता है, आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आपको सिर दर्द होता है, इससे आपको अशांति महसूस होती है, चिंता होता है, आलस होता है, थकावट उत्पन्न होती है। अगर इसका ज़्यादा मात्रा में आपके बॉडी में चला गया तो ये आपके हीमोग्लोबिन्स के निर्माण को भी कम कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो क्या है ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो भी कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होगी तो हम लोग में क्या होगा, ब्लड कम हो जाएगा, और जब ब्लड कम होगा तो एनीमिया जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अगर ज़्यादा ये हमारे शरीर में गया तो हमारे लीवर और किडनी को भी ये क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये जो धातु है, ये जो मरकरी है, क्या जी, ये जो शीशा है, ये अगर हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो इससे हम लोगों को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचता है। समझे ना? तो चलिए समझ ही गए होंगे, इस स्लाइड को भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। 5वां नंबर है सल्फर ऑक्साइड। क्या है जी? सल्फर ऑक्साइड। ये भी क्या है, धुआं से निकलने वाला एक अवांछनीय गैस है। क्या जी? जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सल्फर ऑक्साइड। अब ये भी एक प्रकार का प्रदूषक है जो कि स्वच्छ हवा में मिल करके उसको प्रदूषित कर दिया। और अगर इस प्रकार के प्रदूषित हवा को हम लोग ग्रहण करेंगे तो इससे हम लोगों को क्या क्या नुकसान होगा, ध्यान दीजिए कि अगर आप SO2 का अपने सांस के रूप में शरीर के अंदर लेते हैं तो इससे अस्थमा, इससे ब्रोंकाइटिस, इससे एम्फीसीमा जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये सभी श्वसन संबंधित रोग हैं। आप अक्सर देखे होंगे बहुत सारी महिलाएं लगातार खांसते रहती है, सांस लेते लेते कभी कभी लगे कि आप सांसें रुक गया। इनहीलर एक होता है ना, यूज करता है मुंह में रख करके तब सांस आता है, तो इस सब बीमारी को बोलते हैं क्या, अस्थमा। क्या बोलते हैं? अस्थमा। सुनिए, ये बीमारी होने का मुख्य वजह क्या है? इस बीमारी के होने का मुख्य वजह है SO2। क्या है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को सांस के रूप में लेते हैं तो हम लोग के शरीर में बहुत सारा क्या होता है, श्वसन संबंधित बीमारियां हो जाती है। क्या क्या बीमारी होती है? अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फीसीमा हो सकता है। समझे ना? जब इसकी सांद्रता 1 ppm से अधिक हो जाती है तो इससे उत्परिवर्तन जैसे लक्षण भी उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे मान लो, सुन लीजिए, अगर किसी शहर में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गया और लोग लगातार उसका सेवन कर रहे हैं तो उनसे जो नए संतान उत्पन्न हो गए ना,
उसमें उत्परिवर्तन जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। उत्परिवर्तन में क्या कि माता पिता वाला लक्षण उसके बच्चों में कम आएगा, समझे ना, एक नया लक्षण प्रकट हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार की समस्या है। क्या रे, अक्सर देखते हो कि जितना भी प्रदूषित शहर है वहाँ का बाल बच्चा और बिगड़ल रहता है। तो कहीं ना कहीं उत्परिवर्तन जो है देखने को मिल सकता है। सुन लीजिए, ये भी एक रीज़न है। अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, मनुष्य में उत्परिवर्तन जैसी भी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। तो ये भी एक खतरनाक और मानव के लिए एक चिंता वाली विषय है, समझे ना। इससे श्वसन संबंधित रोग हो ये रहा, और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, उत्परिवर्तन जैसी स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रदूषक। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट्स कर लीजिए आप लोग। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए इसके बारे में हम लोग बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग आजकल क्या करते हैं कि रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, जिसको फ्रिज बोलते हैं, पता है ना। आपको पता होगा कि फ्रिज को आप लोग बिजली में लगाते हैं और वो ठंडक होना शुरू हो जाता है। या यहाँ क्लास में देख रहे एसी फिलहाल अभी बंद है, पूरा हम भींजे हुए हैं। ये जो लगा हुआ है ना इसके अंदर, या फिर आप लोग परफ्यूम मार के आते हैं ना, कौन वाला, वो जो कैन वाला परफ्यूम आता है, क्या जी, जिसमें हवा भरा रहता है, गैस वाला, समझ लीजिए। रे ये सभी चीज़ों में जो गैस भरी जाती है उस गैस का नाम होता है CFC। क्या नाम होता है रे, CFC, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखो हम लोग तो इसका यूज कर लिए कि CFC गैस को AC में डाल देते हैं, CFC गैस को रेफ्रिजरेटर में डालते हैं, CFC गैस को ड्यू में डाल देते हैं। ड्यू माने जो परफ्यूम लाता है। लेकिन ये CFC गैस एक ऐसा खतरनाक गैस है जो कभी निष्क्रिय होता ही नहीं है, कभी निष्क्रिय होता है। यह एक प्रकार का अक्रिय गैस है। एक बार अगर ये वायुमंडल में चला गया तो ये इसका जो प्रवृत्ति है वो चेंज नहीं होगा, और ये सीधे पहुंच जाता है ओजोन मंडल में। कहाँ पहुंच जाता है, ओजोन मंडल। और ओजोन मंडल में जा करके ओजोन लेयर का जो लेयर है ना, जो कि हम लोग को सूर्य के पराबैंगनी किरण से बचाता है, पता है ना। आप सबको पता होगा कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाए और हम लोग के स्किन पर पड़ जाए तो हम लोग को त्वचा कैंसर हो जाएगा, पता होगा। बहुत सारे टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी बताऊंगे। ये क्या है कि हमें सूर्य के 100% रोशनी को यही ओजोन लेयर क्या करता है, बचाता है। ये 99% सूर्य के पराबैंगनिक किरणों को सीधे क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है अंतरिक्ष में ही, और मात्र 1% से भी कम, वो भी फिल्ट्रेट सूर्य की जो किरणें होती है उसको हम लोग की पृथ्वी पर भेजता है। अरे उसी को हम लोग यूज करते हैं। और अगर बाय द वे सूर्य की 100% किरणें अगर पृथ्वी पर आ जाए तो हम लोगों को त्वचा कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन जो ये CFC है, ये गैस क्या करता है, सीधे पहुंचता है ओजोन में और ओजोन लेयर को ये कर देता है छिद्र। और जहाँ जहाँ ओजोन लेयर छिद्र होगा तो समझ जाइए कि वहाँ से सूर्य की किरणें डायरेक्ट आएगी। और जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट हम लोग के स्क्रीन पे आकर के गिरेगा तो आप समझ लीजिए कि स्किन का क्या हाल होगा। स्किन में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, यहाँ तक कि जो स्किन कैंसर होता है ये भी यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये CFC गैस भी काफ़ी खतरनाक है और इसको भी हम लोग एक प्रदूषक की श्रेणी में रखते हैं, समझे ना। तो इसको भी आप आराम से नोट कर सकते हैं। इसमें कम लिखा हुआ है, हम थोड़ा ज़्यादा बोल दिए। हाँ देखिए, जितना भी प्रदूषक है, प्रदूषक का मतलब क्या हुआ कि प्रकृति हम लोगों को क्या किया कि वायुमंडल स्वच्छ करके दिया है जिसको कि हम लोग को सांस लेना। लेकिन हम लोग अपने मानवीय क्रियाकलाप के माध्यम से कई ऐसे अवांछनीय गैस हैं जिसका कि ज़रूरत नहीं है। अगर वो गैस हमारे वायुमंडल में रहता तो हमारा ये जो पृथ्वी है जीव मंडल ही नहीं रहता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मानवीय क्रियाकलाप के माध्यम से जीव मंडल के लिए जो अनुकूलित गैस है उसमें हम लोग अवांछनीय गैस को प्रवेश करा रहे हैं। तो ये जितना भी लिखें ये सब एक अवांछनीय गैस है जिसका हमारी प्रकृति में ज़रूरत नहीं है। मानव इसको अपने सुख सुविधा के लिए प्रकृति में फैलाता है, वायुमंडल में फैलाता है, और ये जब भी हमारे सांस के रूप में हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो इससे हम लोगों को नुकसान ही पहुँचेगा। तो इसका मतलब है कि अभी जितना भी प्रदूषक है, अभी हेडिंग हम ऊपर में बनाए थे कि प्रदूषक एवं उनका सजीव जगत पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव, तो सब एक प्रकार का प्रदूषक है। ये प्रदूषक अगर हमारे स्वच्छ वायुमंडल में मिलेगा तो निश्चित रूप से इससे हम लोगों को क्या होगा, नुकसान ही होगा। तो कुल मिलाकर कितना प्रदूषक पढ़ लिए जी, 6। चलिए 7वां प्रदूषक पढ़ते हैं।
अब छोटा छोटा है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ये जो हमारा 7वां प्रदूषक है इसका नाम है फिनोल्स। क्या नाम है जी? फिनोल्स। अगर ये वायुमंडल में बढ़ता है और उस वायुमंडल को अगर हम लोग सांस के रूप में ग्रहण करते हैं तो इससे हमारा पलीहा, वृक्क, यकृत एवं फेफड़ा को क्षति पहुंचता है। सिंपल सी बात है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? खतरनाक गैस है। अगर ये इसको भी सांस के रूप में लेते हैं तो इससे हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान होगा? तो इससे हमारा पलीहा, वृक्क, यकृत एवं फेफड़ा भी क्या हो जाएगा? क्षतिग्रस्त हो जाएगा। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर से आ गया ओजोन ही। ओजोन के बारे में अभी तुरंत हमने आपको बता ही दिया। क्या रे कि ओजोन में क्या है कि CFC गैस। अब यहाँ पर एक जो ओजोन लेयर है ये क्या है? ऑक्सीजन से बना हुआ एक लेयर है। और इस लेयर का क्या है कि अगर कभी कभी ओजोन लेयर भी 1 ppm से अगर इसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो ये क्या करेगा कि मानव के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो मतलब ये अगर पृथ्वी के ऊपर है और सूर्य के पराबैंगनिक किरण से हम लोग को सुरक्षा दे रहा है तब तक तो ठीक है। अगर मान लो हमारे कैमरा में, एक रूम में अगर इसकी भी मात्रा बढ़ जाती है, ओजोन की भी मात्रा बढ़ जाती है तो ये भी मानव के लिए खतरनाक हो सकता है। ध्यान रखिए। अरे जैसे कि मान लो इसको कहाँ रहना, ओजोन पर, इसको रहना है किस मंडल में? ओजोन मंडल में। लेकिन कभी कभी अगर ये हमारे रूम में या हमारे आसपास इसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो ये भी एक खतरनाक हो सकता है। समझे ना? इसका एक लिमिट तक रहना सही है। अगर ये बढ़ा, क्या बोले, ये एक मानक है। ये जो है ना ओजोन को नापने वाला एक मानक है जिसको हम लोग बोलते हैं ppm। समझा ना? और अगर इसकी मात्रा बढ़ती है, सांद्रता बढ़ती है तो इससे भी मानव को क्या है कि निश्चित रूप से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसको नोट करिए लिए होंगे, एक लेन का है। अगला है पेन। देखिए इधर, ये भी हवा के साथ निकलने वाला, धुआं के साथ निकलने वाला एक प्रकार का खतरनाक गैस है। और इसके वजह से आप सब, इसमें तो मात्र एक लाइन में लिखा हुआ कि नेत्र उत्तेजन एवं शोषण परेशानियां उत्पन्न करता है। लेकिन अगर इसको आप डिटेल से जानेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि अगर पेन वायुमंडल में काफ़ी अधिक बन गया तो गर्मी के समय में भी आपको कोहरा वाला नज़र आएगा। जैसे आप देखते होंगे कि दिल्ली सब में आप गए होंगे तो पता होगा कि दिल्ली में कभी कभी क्या होता है, हम लोग के यहाँ ठंडी के समय में कोहरा आता है। क्या रे, ठंडी में ओरिजिनल कुहासा जिसको बोलते हैं। लेकिन जो प्रदूषित शहर है जहाँ काफ़ी अधिक गाड़ी चलता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी कम है, वहाँ पर आपको जो है ना दिनों में फॉग दिखना शुरू हो जाएगा। गर्मी के समय में आगे कुछ दिखबे नहीं करेगा। तो क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वहाँ के वायुमंडल में पेन की मात्रा बढ़ जाती है। एक तो ये विजिबिलिटी को कम कर देता है, फॉगी बना देता है वातावरण को, और साथ ही साथ अगर ये हमारे सांस के माध्यम से हमारे बॉडी में चला जाए तो ये हमारे नेत्र और शोषण को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। इससे हमारे आँखों में भी जलन होता है और आप इसको सांस के रूप में अगर लेते हैं तो वहाँ भी ये समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। समझे? तो ये पेन जो है ना खास करके उन शहरों में सबसे अधिक दिखेगा जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी खतरनाक है। जैसे दिल्ली वगैरह में पेन के वजह से ना आपको ठंडी से पहले ही वहाँ पर फॉगिंग दिखना शुरू हो जाएगा, आगे कुछ दिखबे नहीं करेगा। समझे ना? जो विजिबिलिटी होता है ना वो काफ़ी कम हो जाती है। और अंतिम प्रदूषक है जिसका नाम है SPM। क्या नाम है जी? SPM। देखिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। SPM भी क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रदूषक हैं वास्तव में इसको मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा बनाया गया। तो जितना भी मानवीय क्रियाकलाप द्वारा बना करके अगर शुद्ध प्रकृति वाले वायुमंडल में मिलता है तो ये क्या होगा? हानिकारक होगा। तो SPM भी क्या है? हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। काजल निर्वातक से सीसाकन, एम्बेस्टस फ्लाई, एस ज्वालामुखी उत्सर्जन, पीरकनाशी, H2SO4, धूमिक धात्विक धूलकण, कपास और सीमेंट के धूलकण जब मनुष्य के सांस के द्वारा लिए जाते तो इसको हम लोग बोलते हैं SPM। देखो SPM का मतलब क्या हो गया? धूलकण। SPM का मतलब क्या होता है? धूलकण। जैसे मान लो अरे गर्मी का समय है, परागकण खूब उड़ रहा है, तो परागकण भी क्या होता है कि कभी कभी आपके नाक के माध्यम से आपके श्वसन नली के म्यूकोसा स्तर पे जाकर अगर बैठ जाए तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। आप देखिए जिस समय आप मान लो कि कहीं पर गेहूं दौनी हो रहा है, फसल से फसल निकाला जा रहा है, अगर वहाँ पर क्या पूरा धूलकण उड़ रहा है,
आप वहाँ के आसपास से गुजरिए, घर आइएगा तो आपको लगेगा सर दर्द हो रहा है, क्या रे। या फिर कहीं रोड बन रहा है और वहाँ खूब धूलकन उड़ रहा है, और अगर उस पर आप गए तो भी आपको लगेगा कि मन भारी हो गया। तो एसपीएम के अंतर्गत सभी प्रकार के धूलकन आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं? जैसे कहीं रोड बन रहा है तो वहाँ भी एसपीएम होगा। अगर कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, राख लावा मैग्मा पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है, क्या रे, तो उसके भी धुआं जो है ना चारों तरफ एकदम काला टाइप से फैल जाएगा। तो इस सब को हम लोग बोलते हैं एसपीएम। या फिर कहीं पर पीरकनाशी का छिड़काव हो रहा है, खेत में बीएसई पाउडर डाल रहे हैं या फिर एक्सप्रे कर रहे हैं, तो वहाँ के आसपास के वातावरण में उसका छोटा छोटा कण जो है ना फैल जाएगा। इस कण को हम लोग बोलते हैं एसपीएम। और ये कण भी जब हमारे नाक के अंदर जाएगा तो निश्चित रूप से ये हमारे श्वसन मार्ग को क्या करता है? प्रभावित करता है, और इससे भी श्वसन संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। जैसे मान लो कहीं सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट बन रहा है, या फिर रैक पॉइंट पे चले जाइए जहाँ पर कि ट्रेन से जो है ना सीमेंट निकलते रहता है और दोनों तरफ गर्दा उड़ते रहेगा। अक्सर वहाँ जो भी काम करता है नाक बांध कर करता है। बायदी में बहुत देर तक वहाँ रहिए तो आपके भी नाक के अंदर बहुत सारा कण जाएगा, और ये हम लोगों को क्या, हम लोग के लिए क्या है, काफ़ी खतरनाक है। तो यानी जितने भी धूलकण हैं, चाहे वो ज्वालामुखी विस्फोट से निकले, कपास के खेत से निकले, या परागकण से निकले, या रोड बनाने से निकले, जहाँ से भी निकले, अगर वो हमारे सांस के माध्यम से हमारे शरीर में आता है तो ये हमारे शरीर के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं? देखिए, पहले तो इसको आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे मान लो अगर एसपीएम क्या है, ये जो हमारा है एसपीएम, अगर ये हम लोग के बॉडी के अंदर जाता है तो हम लोग में क्या क्या बीमारी हो सकती है? ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी भी हो सकता है, समझ जाइए। अगर कोई व्यक्ति सीमेंट कारखाना में काम कर रहा है, या ज्वालामुखी कहीं विस्फोट हुआ उसके आसपास में उसका घर है, क्या रे, या फिर परागकण उसके बॉडी के अंदर काफ़ी अधिक जा रहा है, या फिर धूलकण वाले एरिया में रह रहा है, तो उसको ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जैसी भयंकर रोग हो सकता है। या फिर उसको कैंसर भी उत्पन्न हो सकता है। अगर ज़्यादा आप धूलकण में रहेंगे, एसपीएम के प्रभाव में रहेंगे, तो आप में कैंसर जैसे रोग भी आप में उत्पन्न हो सकते हैं। इससे क्या है कि बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि जहाँ भी धूलकण काफ़ी उड़ रहा है तो आपको वहाँ पर मास्क का उपयोग कीजिए, या फिर धूलकण वाले एरिया में जाने से बचिए। तो अभी तक हमने आपको कुल मिलाकर के 10 प्रदूषक बताया जो कि हमारे प्राकृतिक रूप से जो वायुमंडल है उसमें नहीं पाया जाता था। मानवीय क्रियाकलाप के माध्यम से ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश हुआ और ये हमारे वायुमंडल को भी प्रदूषित किया, और ये इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा जी? सजीव जगत पर भी पड़ा। इससे सजीव जगत और मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हुई। तो आज के हम लोग चौथे पार्ट वाले वीडियो में वायु प्रदूषक के क्या क्या कारक हैं, कौन कौन से ऐसे अवांछनीय गैस हैं या फिर धातु हैं या फिर धूलकण हैं जो वायु में प्रवेश करके वायु को प्रदूषित करते हैं, और इस प्रदूषण वाले वायु का जब हम लोग सांस के रूप में उपयोग करते हैं तो इससे हम लोगों को नुकसान पहुंचता है। इन सभी टॉपिक का आज हम लोग अध्ययन किए हैं, और आज हम लोग यहीं पर जो है आपका चौथा पार्ट वाला वीडियो समाप्त करते हैं, और अभी लगातार जारी रहेगा और आप लोग कंटिन्यू जो है पढ़ते रहिए। कल संडे है इसीलिए कल बंद रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास बंद रहेगा। हम मिलते हैं फिर से सोमवार से, तब तक आप लोग इसका फेयर कीजिए और मन लगाकर ऑब्जेक्टिव का अच्छे से याद कीजिए, डिस्कशन नहीं, याद कीजिए। धन्यवाद।